जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास AK एकेडमी में। हर दिन की तरह आज भी हम GK GS के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके इंडियन आर्मी की किसी भी पोस्ट की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में बने रहिए और लगातार अगर आप इस क्लास में नियमित तौर पे बने रहते हैं तो आपकी रिजल्ट एकदम पक्की है। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन आपको इस क्लास में रेगुलर रहना होगा, बस यही एक कंडीशन आपको फॉलो करना है। बाकी सब कोई बात नहीं है, आप इधर उधर पढ़ें या ना पढ़ें कोई मैटर नहीं है, लेकिन GK GS की ये क्लास आपको रेगुलर करनी होगी, आपका रिजल्ट कंफर्म है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, डेली जो क्वेश्चन मैं देता हूँ वो आज भी दूंगा, 2 क्वेश्चन, और कल के क्वेश्चन के डिस्कशन भी हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला सवाल है, इत्र की खुशबू हमारे पास किस माध्यम से होकर पहुंचती है? ऑप्शन नंबर ए विकिरण, या फिर ऑप्शन नंबर बी चालन, या फिर ऑप्शन नंबर सी परिवहन, या फिर ऑप्शन नंबर सी संवहन। तो फ्रेंड्स, इत्र यानी कि सेंट जो आप जो परफ्यूम जो मारते हैं अपने बॉडी पे, उसी की बात हो रही है। तो ये हमारे नाक तक कैसे पहुंचती है, हमें पता कैसे लगता है? तो वो माध्यम है संवहन के माध्यम से। इत्र की खुशबू हम तक पहुंचती है संवहन के माध्यम से। और फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विकिरण। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गोमती, या फिर ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, या फिर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, या फिर ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोमती। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखना है। और गंगा पटना, कानपुर और ये दोनों गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। पटना और कानपुर, और भी है जैसे हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, या फिर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है कोलकाता, यहीं पे स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में स्थित है, और इसका निर्माण वर्ष अगर पूछा जाए तो 1906 से 1921 के मध्य में इसका निर्माण करवाया गया था। महारानी विक्टोरिया के ये को समर्पित यह जो भी है निर्माण है या भवन है, महारानी विक्टोरिया के काल में या स्मरण में ही इसको बनवाया गया था, इसको ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं अगला सवाल, प्रोटॉन पर क्या आवेश होता है? ऑप्शन नंबर ए उदासीन, या फिर ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, या फिर ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है अगर ऐसा पूछा जाए तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है, यानी कि धनात्मक आवेश होता है, इसको ध्यान में रखना है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटने का काम करता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे प्रोटॉन की खोज किसने की ऐसा पूछा जाए तो गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन ने इसकी प्रामाणिकता यानी कि सिद्धांत पूरी तरह से नहीं दे पाया था, लेकिन रदरफोर्ड ने इसको पूरा क्लियर कर दिया कि प्रोटॉन नामक एक परमाणु है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए बल्ब को अधिक प्रकाशित बनाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी जलन अवरोध, या फिर ऑप्शन नंबर सी हवा से भारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, बल्ब को अधिक प्रकाशित बनाने का काम करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन गैस, इसकी खोज केनियल रदरफोर्ड ने की थी, इसको भी ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, संतुलित आहार में निम्नलिखित में से क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए विटामिन, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, या फिर ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, क्योंकि संतुलित आहार अगर आपको चाहिए, शरीर को पूरे सभी चीज़ की ज़रूरत, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर ये विटामिन, ये सारे चीज़ हमारे शरीर को ज़रूरत, ये प्राइमरी ज़रूरत है, ये चाहिए ही चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, विटामिन हमारे शरीर में नित्य दिन हमें लेना होता है, क्योंकि विटामिन हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, जब कोई गाड़ी चलती है तो वह उत्सर्जित करती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब कोई गाड़ी चलती है तो उसके माध्यम से जो धुआं उत्सर्जित होता है वो साइलेंसर के माध्यम से वहाँ पे
कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक, भौतिक, जैव परिवर्तन या फिर ऑप्शन नंबर डी रसायन परिवर्तन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक प्रक्रिया है। और फ्रेंड्स लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे कि इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं और हिंदी में इसे जस्तीकरण कहते हैं। इसे भी ध्यान में रखना है, जो कि लोहे को ऑक्सीजन से जल और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करने देता है। ये दोनों बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली या फिर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता या फिर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई या फिर ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो चुनाव आयोग का मुख्यालय पूछा गया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा नई दिल्ली। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और फ्रेंड्स अगर आपसे इसकी स्थापना की बात पूछी जाए तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, जिस वजह से 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा या फिर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा या फिर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का जो उपसभापति का चुनाव कौन करता है, अगर ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन नंबर ए श्रीमती मार्गरेट थैचर या फिर ऑप्शन नंबर बी श्रीमती सरोजनी नायडू या फिर ऑप्शन नंबर सी श्रीमती मावो भंडार नायके या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो फ्रेंड्स विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जब भी पूछा जाए, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री, तो ये होगा श्री मावो भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इंदिरा गांधी, इनको जो इंदिरा गांधी ये टाइटल पड़ा, ये फिरोज गांधी से विवाह किए जाने के पश्चात इनके नाम में इंदिरा गांधी जुड़ गया। इसको ध्यान में रखना है, श्रीमती इंदिरा गांधी का। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कामायनी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर या फिर ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा। तो फ्रेंड्स कामायनी पुस्तक के लेखक ये जयशंकर प्रसाद हैं। और ये एक इसमें काव्य का विवरण, बहुत सारे फेमस काव्य हैं जयशंकर प्रसाद के, उसी कविताओं या काव्य का विवरण है इस कामायनी पुस्तक में। इसे ध्यान में रखना है। और ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही है जयशंकर प्रसाद महोदय। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? विजया लक्ष्मी पंडित या फिर ऑप्शन नंबर बी लता मंगेशकर या फिर ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू या फिर ऑप्शन नंबर डी नूरजहां। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा सरोजनी नायडू। ऐसा इन्हें नाइटिंगेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहले भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, उसके बाद यूपी में ये राज्यपाल के पद पे रह चुकी हैं। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही है ये सरोजनी नायडू। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, वर्तमान समय में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है? ऑप्शन नंबर ए नेशनल फ्रंट या फिर ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस या फिर ऑप्शन नंबर सी DMK या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी DMK, यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। DMK का फुल फॉर्म होता है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, याद रखना है। और कांग्रेस ये तमिलनाडु की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, इसको ध्यान में रखना है आपको दोनों सवाल को। फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल या फिर ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल या फिर ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट या फिर ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। और फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी ये तीनों जो गेम हैं, इसमें प्लेयर की संख्या आपसे जब भी पूछी जाए तो बेझिझक आप 11 कहेंगे। प्लेयर की संख्या फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में 11 ही होती है। आप देख सकते हैं ये फुटबॉल, और संतोष ट्रॉफी इसी के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन से देश का संविधान लिखित और लचीला है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस या फिर ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड या फिर ऑप्शन नंबर सी रूस या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। भारत का संविधान ऐसा है जो ये लिखित भी है और लचीला भी है, इसको ध्यान में रखना है। भारत का संविधान लिखित और लचीला है। और अमेरिका का संविधान की बात पूछी जाए तो अमेरिका का संविधान कठोर है,
इसमें जो अमेरिका के संविधान में जो भी संशोधन होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रूस, या फिर ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, या फिर ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी तारापुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तारापुर। तो फ्रेंड्स ये तारापुर महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित एक कस्बा या गांव का नाम है और यहीं पे 4 नाभिकीय स्टेशन हैं भारत के, इसको ध्यान में रखना है। और भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन भी यहीं पे है तारापुर में, जो कि तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम, या फिर ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी झारखंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हजारीबाग नेशनल पार्क पूछा गया है, जो कि झारखंड की राजधानी रांची कुछ किलोमीटर स्थित है, या फिर कह सकते हैं कि रांची में ही स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो झारखंड है ये कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हो गया था। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा कौन थी? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, या फिर ऑप्शन नंबर बी उर्दू, या फिर ऑप्शन नंबर सी पार्शियन, या फिर ऑप्शन नंबर डी तुर्किश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर जो दिया गया है ऑप्शन में वो यहाँ पे उर्दू हो सकता है, लेकिन ये बाद की भाषा थी। लेकिन इससे पहले की भाषा यहाँ पे पूछा गया है मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा, तो फारसी थी और ये उर्दू बाद की भाषा थी, इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, और देखते हैं कि कल के सवालों के जवाब किन किन लोगों ने क्या दिए हैं और किन का सवाल का जवाब सही है। चलिए देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज थोड़ा प्रॉब्लम है, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, जिस वजह से मैं ये नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ। इसका आंसर हम कल की वीडियो में क्लियर कर लेंगे कि क्या होगा। तो मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, और आज के और कल के क्वेश्चन के आंसर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय AK एकेडमी। और फ्रेंड्स आप लोग सब अटेंडेंस के तौर पे जय हिंद कहना नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।